आज हम देखेंगे प्राचीन भारत कक्षा 6 के लिए इतिहास की यह पाठ्य पुस्तक है। यह काफ़ी पुरानी पुस्तक है जो रोमिला थापर ने लिखा था। रोमिला थापर जी ने जुलाई 1987 में यह पुस्तक आया है। उस समय इस एनसीईआरटी की पुस्तक का मूल्य ₹7.25 था। तो आज भी इतिहास वो लिखती हैं और काफ़ी अच्छा लिखती हैं। और इनका मतलब कि भारतीय इतिहास के अध्ययन में जो चैप्टर है वो है आदिम मानव, नगर जीवन का आरंभ, वैदिक युग का जीवन, भारत 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक, मौर्य साम्राज्य, भारत 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक, गुप्त काल, छोटे छोटे राज्यों का युग, भारत और संसार। इतना चैप्टर 9 चैप्टर इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे कि इस पुस्तक में क्या है भूमिका। ये नागार्जुनकोंडा का एक रंगभूमि है, एम्पी थिएटर है जिसका अवशेष है। नागार्जुनकोंडा में इस तथा अन्य अनेक स्थापत्यों का निर्माण इक्ष्वाकु किन्होंने किया था? इक्ष्वाकु राजाओं के शासनकाल में ईसा की 3री से 4थी सदियों में हुआ था। नागार्जुन सागर बांध तैयार हो जाने पर ये प्राचीन स्मारक जलमग्न हो जाते। नागार्जुन सागर जो बांध बना, अगर वो बनता तो ये सारे के सारे जितने भी रंगभूमि के अवशेष थे वो सब क्या हो जाते? खत्म हो जाते। इसीलिए इस रंगभूमि को और यहाँ के अन्य अनेक स्मारकों को एक एक पत्थर और एक एक ईंट सहित उठाकर जलाशय के बीच में एक ऊंची पहाड़ी पर अपने मूल रूप में पुनः स्थापित कर दिया गया। जिस तरह से एक एक पत्थर था उसी तरह से एक एक ईंट को लगाया गया। तो ये उस समय पुराने ज़माने में जब होता था तो इस तरह की चीज़ें भी होती थी। आज के ज़माने में क्या है, चीज़ों को तोड़ दिया जाता है, बहुत चीज़ों को सुरक्षित नहीं रखा जाता है। लेकिन उस समय इस नागार्जुनकोंडा के एम्पी थिएटर जो रंगभूमि है उसके अवशेष को एक कहाँ पे रखा गया? ऊंची पहाड़ी पर अपने मूल रूप में पुनः स्थापित कर दिया गया। अब ये इसका भूमिका है, भारतीय इतिहास का अध्ययन का भूमिका है, जिसमें रोमिला थापर जी लिखती हैं, तुम्हारे मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि तुम इतिहास क्यों पढ़ते हो। गुजरते हुए ज़माने को समझने का एक रास्ता है इतिहास का अध्ययन। मतलब गुजरे हुए ज़माने को समझने का एक रास्ता है इतिहास का अध्ययन। इतिहास में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था। पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वे उन दिक्कतों को किस प्रकार हल करते थे और दिक्कतों को हल किस प्रकार करते थे। अतीत को जानना तुम्हारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि तभी तुम आज के भारत की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। अगर आज के भारत की स्थितियों को समझना है तो इतिहास में की गई गलतियों को दोहराने से बचना भी होगा, तभी हम आगे विकसित हो पाएंगे। तभी तुम्हें अपने देश की कहानी मालूम होगी। इस कहानी की शुरुआत सदियों पहले हुई। अब इतिहास के अध्ययन का तरीका कुछ बदल गया। पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों और घटनाओं की अधिकतर केवल राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास का दायरा विस्तृत हो गया है। अब इतिहास में जीवन के अनेक पहलुओं का समावेश किया जाता है। सिर्फ राजा महाराजा के बारे में और तारीखों को नहीं दिया जाता, सिर्फ युद्ध को नहीं दर्शाया जाता, सिर्फ राजनीतिक घटनाओं को नहीं बताया जाता। इसमें आम जनजीवन के लोग क्या थे, क्या भाषा था, क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, उनका सामाजिक जीवन क्या था, उनको ज़्यादा समावेश किया जाता है। आज जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। तो जीवन के विविध रंगों के क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। अध्ययन को ही
संस्कृति कहते हैं। एक ज़माना था जब समझा जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन से संबंधित जानकारी ही संस्कृति है। पहले माना जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन से संबंधित जानकारी को जुटाना ही क्या है? संस्कृति है। अब संस्कृति में समाज की सभी गतिविधियों का समावेश होता है। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्ग लोगों का ही नहीं बल्कि समाज के सभी स्तरों के समुदायों का अध्ययन होता है। अब इतिहास में राजाओं और राजनीतिज्ञों के अलावा उन सामान्य लोगों के बारे में भी जानकारी रहती है जिन्होंने इतिहास को बनाने में योग दिया है। इतिहास में कला और स्थापत्य का, भारतीय भाषाओं के विकास का, कला, स्थापत्य, भाषाओं के विकास का, साहित्य का, धर्मों का अध्ययन होता है। अब हम केवल यह नहीं देखते कि समाज के कुलीन वर्ग में क्या होता था, बल्कि निचले स्तरों के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। इससे इतिहास का अध्ययन अधिक दिलचस्प हो जाता है और हम अपने समाज को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कुलीन और सामान्य स्तर के जिन लोगों से हमारा समाज बना है वे सभी आरंभ में भारत के मूल निवासी नहीं थे। जो हमारा समाज आज बना है जिन लोगों से भी आरंभ में भारत के सभी मूल निवासी नहीं थे। उनमें बहुत से बाहर से आकर भारत में बस गए। यहाँ उन्होंने शादियाँ की, यहाँ के लोगों में वे घुल मिल गए और भारतीय समाज का अंग बन गए। इसलिए नाना प्रकार के लोगों के कारण हमारे देश में नाना प्रकार के धार्मिक कीर्ति, बोलियां और रीति रिवाज प्रचलित हुए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा लिपियां दी गई। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, ये अशोक के समय की लिपि है। ब्राह्मी लिपि ईसा पूर्व 3री शताब्दी के आसपास की। गुप्त वाकाटाका जो हैं वो भी क्या यूज करते थे? ब्राह्मी लिपि, मतलब 4ठी से 5वीं शताब्दी के आसपास। मध्य एशिया की प्रवाही ब्राह्मी, मतलब प्रवाह के रूप में ब्राह्मी लिपि को लिखा गया है। यह क्या? ब्राह्मी लिपि ही। कहाँ की है? मध्य एशिया की। 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में। शारदा लिपि, वटेलुत्तु लिपि 8वीं शताब्दी में। तमिल ग्रंथ 10वीं शताब्दी में। तमिल आज के समय का, उड़िया आज के समय का, बांग्ला, गुजराती, देवनागरी लिपि जो अभी हिंदी में अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो क्या है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और तिब्बती। हमारे कई मौजूदा विचारों के बारे में हम सोचते हैं कि ये पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं इसलिए सही है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए अपने इतिहास को ठीक से जानने और समझने में हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना अत्यंत जरूरी है। इतिहास की सही जानकारी 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है स्रोत सामग्री का विवेचन करके सावधानी से उपयोग करना। 2 चीज़ों पे निर्भर करती है। क्या? एक तो स्रोत सामग्री का विवेचन करके सावधानी से उपयोग करना। प्राचीन काल के इतिहासवेताओं को विभिन्न किस्म की स्रोत सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। इसमें से कुछ स्रोत सामग्री विश्वसनीय होती है और कुछ नहीं भी होती है। इसलिए विश्वसनीय स्रोत सामग्री को ज़्यादा महत्व देना जरूरी है। और दूसरी चीज़ क्या है? यह है कि इतिहासवेता अपने कुछ कथनों के बारे में जो दलीलें देते हैं वे बुद्धि संगत होनी चाहिए। जो भी दलीलें हैं वो क्या होनी चाहिए? बुद्धि संगत होनी चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। इन कारणों की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अतीत की बुद्धिपूर्वक जांच पड़ताल करना तो और भी ज़्यादा जरूरी है। केवल इसी तरीके से ऐतिहासिक ज्ञान आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा अतीत का अध्ययन बड़ा ही दिलचस्प होता है। अतीत का जब अध्ययन करते हैं
तो ये क्या है, दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि यह गड़े हुए खजाने की खोज के खेल जैसी है। इस खेल में खजाने को खोजने के लिए भिन्न भिन्न जगहों पे सुराग या संकेत छिपे रहते हैं। एक सुराग मिलने पे तुम्हें अगले सुराग का पता चल जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत में तुम खजाने तक पहुंच जाते हो। इतिहास के मामले में खजाने का अर्थ यह है, यह जानना कि तुम्हारे जन्म के काफ़ी पहले दुनिया में और हमारे देश में क्या क्या घटित हुआ। मतलब दुनिया का भी और अपने देश का भी जानकारी लेना। भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ी है वही क्या है, सुराग है। खजाना खोजने का सुराग है। जो चीज़ें छोड़ी है उनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। नज़दीक के अतीत के बारे में हमें लिखित जो तुरंत का घटना है वो क्या है, पेपर में मिल सकता है। अतीत के बारे में लिखित और मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिलती है। जब अभी छपाई का ज्ञान नहीं था उस युग के हमें कागज पर हाथ से लिखे हुए लेख या ग्रंथ मिलते हैं। जब अभी छपाई का ज्ञान नहीं था, जब तक छपाई का ज्ञान नहीं भी था, उस युग के भी हमें कागज पे हाथ से लिखे हुए लेख या ग्रंथ मिलते। परंतु उससे भी पहले के युग में जब कागज नहीं बना था, लेख और ग्रंथ ताड़पत्रों, कागज से पहले कहाँ लिखाता था, ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे। कभी कभी ताड़ और भोज क्या है, भोज क्या है, एक हिमालय पे मिलने वाला वृक्ष है जिसका मतलब छाल पे लिखा जाता है, इसको भोजपत्र कहते हैं। ताड़ क्या है, ताड़ के पत्तों के ताड़पत्र कहते हैं। और ताम्रपत्र हो गया तांबे का, कॉपर का प्लेट को उस पे लिखते हैं, उसको ताम्रपत्र कहते हैं। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं पे भी लिखे जाते हैं, बड़ी शिलाओं पे भी लिखे जाते हैं। कभी पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे पलकों पे भी उकेरे जाते हैं। मतलब पत्थर पे, मिट्टी पे, पत्थर के छोटे छोटे फलकों पे भी उकेरे जाते हैं। अतीत में और अधिक पीछे एक ऐसा भी समय था जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे। ये तो हो गया कि पहले लिखना जानते हो, फिर उसके बाद ताड़पत्र पे लिखे हों, फिर कागज़ पे लिखे होने के। उससे भी पहले जब लिखना नहीं जानते थे उस समय का भी हमको इतिहास जानना पड़ता है। प्राचीन काल के उन लोगों के जीवन के बारे में हमें जानकारी उन चीज़ों से मिलती है जो वे छोड़ के गए हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन जिसको कहते हैं मृद भांड, क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं। या उनके हथियार और औजार। औजार क्या था, पहले पुराने लोग के औजार था पत्थर का औजार। ये ठोस चीज़ें हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कभी कभी तो इन चीज़ों को सचमुच ही धरती से खोद कर निकालना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें ऐतिहासिक खजाने को खोज निकालने के खेल के सुराग हैं। सुराग अनेक प्रकार के हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग हस्तलिपियों का होता है। हस्तलिपियाँ उन पुस्तकों को कहते हैं जो ताड़पत्रों, हस्तलिपियों का, भोजपत्रों या कागज़ पे हाथ से लिखी गई है। आमतौर पर कागज़ पे लिखी हुई हस्तलिपियाँ ही अधिक मिलती, यद्यपि ये उतनी पुरानी नहीं होती जितनी कि ताड़पत्रों या भोजपत्रों पे लिखी हुई पुस्तकें होती। तो ताड़पत्र और भोजपत्र पे लिखी हुई किताबें कम क्यों मिलती है, ज़्यादा कागज़ पे ही क्यों मिलता है? क्योंकि ताड़पत्र और भोजपत्र को ज़्यादातर मंदिरों में रखा गया और वहाँ दीमक ने क्या किया, सफाया कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये ज़्यादा पुरानी पुस्तकें जिन भाषाओं में लिखी गई है उनमें से कुछ भाषाएं आज हमारे देश में नहीं बोली जाती, जैसे पाली, प्राकृत। पाली और प्राकृत भाषाएं आज नहीं बोली जाती, लेकिन इन भाषाओं में ताड़पत्रों, भोजपत्रों और कागज़ों पर लिखी हुई चीज़ें मिलती। दूसरी अनेक पुरानी पुस्तकें संस्कृत और अरबी भाषा में, संस्कृत और अरबी भाषा में। इन भाषाओं का आज भी हम अध्ययन करते हैं और कभी कभी धार्मिक संस्कारों में भी इनका इस्तेमाल करते हैं।
पर आज हम इन्हें अपने घरों में नहीं बोलते। तमिल भाषा में भी पुरानी पुस्तकें मिलती है। दक्षिण भारत में बोले जाने वाली इस तमिल भाषा में काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। ये सब शास्त्रीय भाषाएं कहलाती है। ये सब भाषाएं क्या कहलाती है? शास्त्रीय भाषा कहलाती है। दुनिया के अनेक भागों का इतिहास विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं में लिखा मिलता है। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें प्रायः, जब प्राचीन यूरोप का अध्ययन करेंगे तो उसकी पुस्तकें यूनानी, ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखी जाती थी। पश्चिमी एशिया में जहाँ प्राचीन यूरोप में यूनानी और ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में लिखी जाती थी, वहीं पश्चिमी एशिया में अरबी तथा हिब्रू भाषा में और प्राचीन चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। भारत की हस्तलिखित पुस्तकें जिन लिपियों में लिखी गई है वे हमारी आज की लिपियों से काफ़ी मिलती जुलती। संस्कृत की अधिकतर पुस्तकें देवनागरी लिपि में लिखी गई। देवनागरी में लिखी इन पुस्तकों को तुम पढ़ तो सकोगे, परंतु जब तक तुम्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं समझ पाओगे कि इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन 2000 साल पहले की लिखावट काफ़ी भिन्न रही है। उस जमाने के अभिलेख पढ़ने के लिए तुम्हें पुरानी लिखावट या लिपि को मेहनत करके सीखना होगा। उस अधिक प्राचीन लिपि में लिखी गई हस्तलिपियाँ आज नहीं मिलती, पर उस जमाने के अभिलेख आज भी मिलते हैं। मतलब उस जमाने में जो भी उस लिपि में लिखा गया, हस्तलिपियाँ नहीं मिलती, लेकिन अभिलेख जरूर मिल जाते हैं। पत्थर की सतह पर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे जाते हैं, पत्थर या धातु के पत्रों पे जो लेख उकेरे जाते हैं उन्हें शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो शिलालेख और अभिलेख किसे कहते हैं? जो पत्थर या धातु के पत्रों पे लिखे जाएं। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाओं में अनेक अभिलेख मिलते हैं। अतीत के बारे में जोड़ बटोर कर जानकारी प्राप्त करने के लिए ये अभिलेख एक प्रकार से सुरागों का काम करते हैं। हस्तलिखित पोथियाँ प्राय पुस्तकालयों में मिलती है, परंतु जहाँ पे हस्तलिखित पोथियाँ पुस्तकालयों में मिलती है, परंतु अभिलेख शिलाखंडों, स्तंभों, प्रस्तर फलकों, भवनों और धातु पत्रों पे पाए जाते हैं। अभिलेख क्या पाया जाता है? शिलाखंड, स्तंभ, प्रस्तर फलक, भवन, धातु पत्रों पे पाए जाते हैं। भारत के इतिहास के बारे में अधिकतर जानकारी हमें पुरातत्व विज्ञान द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। अगर अवशेषों के अध्ययन किया जाए जो छोड़ के चले गए पुराने लोग, तो उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। इन अवशेषों में स्मारक या भवन, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, इन अवशेष में क्या है? स्मारक या भवन पूरा, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं, मूर्तियां तथा अन्य अनेक किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सदियों पहले के लोग अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करते थे। कुछ अति प्राचीन नगर या गांव तो उजड़ गए हैं या नष्ट हो गए हैं और उनके मकान धरती के भीतर समा गए हैं। उनका उत्खनन करना पड़ता है, यानी उन्हें धरती के भीतर से खोद कर निकाला जाता है। परंतु कुछ प्राचीन भवन आज भी खड़े हैं, जैसे मंदिर। इनका उत्खनन करने की जरूरत नहीं है। इनका क्या करने की जरूरत है? अध्ययन करने की जरूरत है। पुरातत्व विज्ञान की सामग्री से हमें जानकारी मिली है कि हजारों साल पहले के भारत के स्त्री पुरुषों का जीवन किस प्रकार का रहा है। उसे हम आदिम अवस्था वाला जीवन कहते थे। जो पुरातत्व विज्ञान की सामग्री हमें मिलती है उससे हजारों साल पहले के स्त्री पुरुष का जीवन किस प्रकार रहा था, जिसे आदिम अवस्था वाला जीवन कहते हैं। क्योंकि लोग अपनी जीविका के लिए ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते थे। क्यों आदिम अवस्था करते थे? आदिम माने प्रकृति पर निर्भर रहना।
न वे अपना भोजन पकाते थे, न तो भोजन पकाते थे, न उनके कपड़े सिले होते थे, न ही उनके घर होते थे। क्योंकि वे घर कहाँ बनाते थे? पत्थर का कोई गुफा खो उसमें घर बना लेते थे। क्योंकि वे अनाज और सब्जियां नहीं उगाते थे, पौधों और पेड़ों से जो मिलता था उसी पे गुजारा करते थे और पशुओं को पालने की बजाय उनका शिकार करते थे। तो पशुओं को पालते भी नहीं थे, शुरू शुरू में क्या करते थे? शिकार करते थे। इसलिए उन्हें हम खाद्य संग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य संग्राहक कहते हैं। आगे जब धीरे धीरे उन्हें अपने आसपास के पौधों तथा पशुओं के बारे में अधिकाधिक जानकारी मिली और उनके औजारों और काम करने के ढंग में सुधार हुआ, तब उनका जीवन सुविधाजनक बनता गया। अंत में उन्होंने पौधे उगाने, पशु को पालने के तौर तरीके खोज निकाले। उस अवस्था वाले मानव को हम खाद्य उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य उत्पादक कहते हैं। तब मानव केवल उन चीजों पर निर्भर नहीं रह गया था जो प्रकृति में सहज मिलती है, बल्कि उसने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। जीवन में यह एक बहुत बड़ा सुधार था। जल्दी ही इन लोगों के जीवन स्तर में इतना अधिक सुधार हुआ कि वे न केवल बढ़िया झोपड़ियों में रहने लगे, बल्कि उन्हें चिंतन करने, अपने विचारों को चिंतन करने लगे, लिपिबद्ध करने लगे और अपना रहन सहन सुधारने में पर्याप्त समय मिलने लगा। पहले क्या था? जिंदगी जीना ही उनके लिए कठिन। फिर जब जिंदगी को आसान किए, अपने जीवन को आसान किए, तो फिर वो चिंतन भी किए, अपने विचारों को लिपिबद्ध भी किए और अपना रहन सहन भी सुधारे। भारत एक बड़ा उपमहाद्वीप है। क्या है? उपमहाद्वीप है, परंतु इसके भौगोलिक लक्षण सुस्पष्ट। उत्तरी सीमा पर जो पर्वत है वह भारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करता है। उत्तरी सीमा पे क्या है? हिमालय जो पर्वत है वो भारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करता है। परंतु इन पर्वतों में जो अनेक दर्रे हैं वे संपर्क के रास्ते थे। सदियों तक लोग इनमें से दोनों ओर आते जाते रहे। ये पहाड़ी दर्रे विचारों के आदान प्रदान के भी मार्ग बने। ये पहाड़ी दर्रे से लोग आए तो विचार भी लेके आए। सिंधु और गंगा के मैदान उपजाऊ क्षेत्र थे, इसलिए अनेक लोग यहाँ बस गए। सिंधु और गंगा के जो मैदान के उपजाऊ क्षेत्र थे वहाँ काफ़ी लोग बसे। आरंभ में यहाँ घने जंगल थे, धीरे धीरे इन जंगलों को काटा गया, जीवन को कृषि योग्य बनाया गया, तभी जाकर इन मैदानों में कई राज्यों का उदय और विस्तार हुआ। यदि तुम दिल्ली से कलकत्ता तक रेल यात्रा करो तो तुम्हें दूर दूर तक खेत ही खेत नजर आएंगे। आज यकीन करना कठिन है कि किसी समय इस क्षेत्र में घने जंगल रहे। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से कलकत्ता तक, जो यूपी बिहार ये सब होते हुए जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप एक ऊंचा पठार है। प्रायद्वीप क्या है? भारतीय प्रायद्वीप क्या है? एक ऊंचा पठार। इनमें से अनेक नदियां बहती है। आरंभ में नदियों की इन घाटियों में ही नदियों की जो इन घाटियां था उसी में ही आदमी ने अपनी बस्तियां बसाई थी। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तट के क्षेत्र भी उपजाऊ थे। पूर्वी समुद्र तट का क्षेत्र अधिक उपजाऊ है क्योंकि यहाँ अनेक नदियां डेल्टा बनाती है। जिन क्षेत्रों में वातावरण अनुकूल होता है वहाँ अधिक बस्तियां स्थापित हो जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाली चीज़ों का लेन देन करने के लिए बस्तियों के बीच अक्सर ही संबंध स्थापित हो जाते हैं। ऐसे लेन देन से व्यापार का जन्म होता है और संपर्क सूत्र व्यापारी मार्गों में बदल जाते हैं। जब हम अक्सर संबंध स्थापित होते हैं तो व्यापारी मार्गों में बदल जाते हैं। वो जब विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाले चीज़ों का लेन देन होने लगे तो क्या होगा? व्यापार का जन्म होगा और उससे संपर्क सूत्र व्यापारी मार्ग में बदल जाते हैं। व्यापार से लोगों के आवागमन को बढ़ावा मिलता है। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और इस प्रकार लोगों में आपसी मेल मिलाप बढ़ता है। सबसे पहले लेन देन और आवागमन करने वाले वे पशुचारी लोग होते हैं, जो पशु को लेकर चलते रहते हैं
वो क्या होते हैं? सबसे पहले लेन देन करते हैं और आवागमन करते हैं, जो अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों तक ले जाते थे। आबाद हुए किसानों से संबंध स्थापित करते थे और अपने साथ लेन देन की कुछ चीजें लेकर चलते थे। मतलब किसानों से ये सब जगह चारागाह के खोज में भटकते रहते थे, तो बहुत सारे जो किसान जो संबंध मतलब कि आबाद हो गए थे उनसे संबंध स्थापित करते थे, उनसे कुछ चीज़ें लेते थे, उनको कुछ चीज़ें देते थे और उनके कुछ चीज़ों को लेके इधर उधर चलते थे चारागाह के खोज में। जिससे क्या होता था, धीरे धीरे ये चीज़ें मिलने लगी लोगों के दूसरे जगह से दूसरे जगह तक। जहां ऐसे लेन देन में सफलता मिली वहां धीरे धीरे लेन देन के काम का पूरा जिम्मा व्यापारियों ने ले लिया। तब वाणिज्य व्यवसाय को बढ़ावा मिला, इसलिए पशुपालन, कृषि तथा व्यापार मनुष्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं और ये इतिहास के विकास में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। कौन लोग कहाँ से आए यह जानने का एक तरीका है क्षेत्र की भाषाओं का अध्ययन करना। कौन लोग कहाँ से आए यह अगर जानना है तो उस क्षेत्र की भाषाओं का अध्ययन करना होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा बसने वाले लोग अपने साथ अपनी भाषा भी ले जाते, तब इन लोगों की भाषा का स्थानीय लोगों की भाषा के साथ मिश्रण होता है। एक भाषा का दूसरे भाषा के साथ मिश्रण होता है। भाषाओं के इस मिश्रण से एक नई भाषा जन्म लेती है। जिन क्षेत्रों के लोगों का दूसरे लोगों के साथ अधिक संपर्क होता है उनका जीवन तेजी से बदलता है, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो दूसरों से कटे हुए या अलग थलग बने रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लोगों में कम परिवर्तन होता है। भारत के कुछ भागों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर जो लोग बसते हैं उन्हें हम आदिम जनजातियां या आदिम संस्कृतियां कहते हैं, जिनमें पुरानी भाषा अभी भी चल रहा हो, उसमें ज़्यादा बदलाव ना आया। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए इनका बड़ा महत्व है। इनका जीवन क्रम प्राचीन भारत के उस समय के लोगों के जीवन के समान। इनका आज भी जो जीवन है वो क्या है, पुराने ज़माने में जैसे लोगों के जीवन थे उनके समान। आज भी अगर अंडमान निकोबार पे बहुत सारी जनजातियों को आप देखेंगे तो आज भी उन जनजातियों में पुराने ज़माने के लोगों की तरह रहन सहन और खान पान है। जब भारतीय संस्कृति का प्रारंभ हो रहा था, इनमें से ऐसे अनेक पुराने जीवन मूल्य मौजूद हैं जो भारत के अन्य भागों से अब लुप्त हो गए। आज भी इनमें पुराने जीवन मूल्य मौजूद हैं जो लुप्त हो गए। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत में ऐसी आदिम संस्कृतियां अभी भी जीवित हैं। इनसे हमें अनेक बातों की जानकारी मिलती है। तो चलिए, ये पहला अध्याय आदि मानव हम अगले भाग में देखेंगे, खानाबदोश मनुष्य के बारे में। अभी हमने क्या देखा, सिर्फ यह भूमिका देखा कि इस इतिहास में किस तरह की चीज़ों को हम पढ़ेंगे। यह इतिहास का क्या था, एक भूमिका था, सिर्फ भारतीय इतिहास के अध्ययन का भूमिका था।